फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रिंसिपल्स के बारे में, डेवलपमेंट के। आज हम उससे आगे बात करते हैं वातावरण और आनुवंशिक के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि एक बच्चे के विकास पर आनुवांशिक और वातावरण का मतलब उसकी जीन का और हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का, दोनों का बहुत प्रभाव रहता है। तो जिसे हम नेचर और नर्चर की थ्योरी भी कहते हैं। नेचर मतलब हमारा प्रकृति और नर्चर मतलब हमारा पोषण। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक बच्चे के समग्र विकास पे 50% आपका प्रकृति का और 50% आपका पोषण का प्रभाव रहता है। मतलब अगर किसी बच्चे का जो विकास हो रहा है वो 50% उसे अपने जो पेरेंट्स से, जो अपने हेरिडिटी से, जो अपने से जीन से ट्रांसफ़र होती है, उससे प्राप्त होता है। और बाकी का जो है वो बच्चा किस वातावरण में रहता है, किस समाज में रहता है, कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, उससे लाइव सीखता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बच्चे के विकास पे 50% प्रकृति का मतलब आपका नेचर का और 50% आपका नर्चर का प्रभाव रहता है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं हेरिडिटी के नियम। जैसे कि हम जानते हैं कि हेरिडिटी के नियम मतलब वंशानुक्रम के नियम। इसके 3 नियम हैं मुख्यतः। वैसे तो 4 नियम हैं, लेकिन 3 मुख्यतः आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उस रिलेटेड जैसे हमारा पहला नियम है समानता का नियम। समानता का नियम मतलब कि अगर सेम पेरेंट्स हैं, बच्चों का जो विकास होता है वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल अनुरूप होता है, सेम होता है। पेरेंट्स जैसे ही बच्चे, मतलब अगर किसी के पेरेंट्स लंबे हैं तो उसके बच्चे भी आपको लंबे दिखेंगे, या फिर इंसान का बच्चा आपको इंसान की प्रजाति का दिखेगा, कुत्ते का बच्चा बिल्कुल कुत्ते जैसा दिखेगा, सांप का बच्चा सांप जैसा, मतलब उसकी प्रजाति के जैसे ही बच्चे होंगे, मतलब अपने पेरेंट्स के जैसे ही होंगे। फिर सेकंड चीज़ है हमारा विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम का मतलब हो गया कि अपने पेरेंट्स से अपोजिट, मतलब सोच में, विचार में, देखने में, आइस कलर में, हाइट में, मतलब वो अलग दिखेंगे। तो इसलिए हम इसे कहते हैं विभिन्नता का नाम। अपने माता पिता से रंग रूप, किसी के पिता की आइस की कलर ब्लैक है लेकिन उनके बच्चों की कलर वाइट ब्राउन हो जाती है, या किसी पिता की जो हाइट है वो लंबी है लेकिन उनके बच्चों की हाइट शॉर्ट हो जाती है। तो इसको हम कहेंगे विभिन्नता का नियम, अपने पेरेंट्स से अपोजिट। फिर थर्ड आ जाता है हमारा प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन मतलब लॉ ऑफ रिग्रेशन, जिसमें कि हम देखेंगे कि बच्चा जो है वो अपने माता पिता के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, कुछ भी उनसे मिलता जुलता ना हो। जैसे कि अगर किसी बच्चे के माता पिता बहुत शरीफ है लेकिन उनके बच्चे जो हैं कुछ ज़्यादा ही तेज या फिर कुछ ज़्यादा बदमाश आप बोल दो। जैसे एक ब्राह्मण के घर में एक रावण का जन्म, इसका आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि ब्राह्मण जो कि पूजा पाठ धर्मात्मा थे, और जो उनका पुत्र हुए रावण वो राक्षस जाति के कैसे हुए। तो आप इसको अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होना, जैसे रावण के घर में ब्राह्मण का होना। चौथा नियम है हमारा मंडेला का वंशानुक्रम नियम। इसमें ये देखें कि इन्होंने मंडेला जो थे, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो किया चूहे पर, मटर पर अपना नियम किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने पाया कि बाल विकास पर वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव रहता है। मतलब कि मटर का जो बीज रहता है वो मटर का बीज मटर जैसा ही होगा, अगर उसको हम बोएंगे तो मटर ही हमें प्राप्त होगा। तो इसका प्रभाव रहता है। सेकंड है कि हमारा जो वंशानुक्रम का प्रभाव है वो बुद्धि पर भी देखने को मिलता है। स्वभाव पर, अगर किसी माता पिता के बच्चे, आप देखेंगे किसी की माता अगर बीमार है या फिर कुछ शारीरिक ग्रस्त है तो उसका इफेक्ट प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसा होता है तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि उसके बच्चे में भी कुछ ना कुछ आता है। स्वभाव पर, अगर किसी के माता पिता का स्वभाव घुलनशील, मिलनसार है, या फिर समाज में मिलके रहना चाहते हैं, उनके बच्चे भी उनके स्वभाव के दिखते हैं। शारीरिक गठन, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अपने माता पिता के शारीरिक गठन जैसे ही बच्चों का हो जाना। तो ये सारा जो विकास है ये आपके वंशानुक्रम के प्रभाव पर आपको दिखेंगे। उसके बाद अब हम आ जाते हैं वातावरण। वातावरण जैसे कि हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है वो हेरिडिटी, इसे सोशल हेरिडिटी भी कहते हैं। इसका मतलब परि जमा आवरण पर्यावरण, मतलब जो कि बाहर से पूरा कवर करे। जैसे एक बच्चे के विकास में पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उसमें वो देखते हैं कि बच्चा जो है वो पर्यावरण से लाइव जुड़ के सीखता है। उस पर्यावरण में बच्चे का सबसे पहला जो स्कूल होता है,
सबसे पहले बच्चा अपने फैमिली से सीखता है, उसके बाद वो स्कूल से, फिर आस पड़ोस से, फिर अपने साथियों से, सहपाठियों से। तो ये कह सकते हैं कि एक बच्चे के विकास में पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके प्रभाव में आप देखेंगे कि बच्चे पर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शारीरिक प्रभाव मतलब उस बच्चे को अपनी हेरिडिटी से, जीन से मिलती है, और मानसिक प्रभाव जैसे कि बच्चा मानसिक प्रभाव को सीखने के लिए, अपना मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोचिंग ले लेता है या फिर किसी और से सीखता है, मतलब उसके मानसिक चीज़ों को प्रभावित करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है, एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है, उस पर समाज और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। समाज जो है वो व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। इसलिए हम कहते हैं कि 50-50% दोनों का रोल रहता है, हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का, एक बच्चे के विकास में, डेवलपमेंट में, जिसे हम नेचर और नर्चर की थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसको जीन पियाजे जी ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ जो है वो मानसिक प्रक्रिया है, मतलब जब भी मेंटल से रिलेटेड चीज़ आएगी तो जिसमें रिलेटेड आएगी तो वो हमारा होगा संज्ञानात्मक विकास। इसके अंदर चिंतन प्रक्रिया भी आती है, समस्या भी आती है, समाधान भी। अगर जैसे हम कोई मानसिक प्रक्रिया कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हम कोई थॉट सोच रहे हैं, अगर कोई हमारे जब हम सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, हम समाधान करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? अपने बुद्धि का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपने प्रत्यक्षण, धारण और अपनी लॉजिकल लगाएंगे, कल्पना, इमेजिनेशन करेंगे, और ये सब चीज़ों का यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसलिए कहते हैं कि संज्ञानात्मक का जो अर्थ है वो मानसिक प्रक्रिया है, जिसके अंदर चिंतन प्रक्रिया, समस्या समाधान, बुद्धि, प्रत्यक्षण, धारण, तर्क शक्ति और कल्पनाशीलता भी शामिल है। जीन पियाजे जो कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को दिया था, इनका ये जो थे मनोवैज्ञानिक, ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, और इनका जन्म जो है वो 1896 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1980 में हुई थी। इन्होंने 2 थ्योरी पे बात की थी। इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट पे अल्फ्रेड बिनेट का भी साथ दिया था। साथ में इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, मतलब संज्ञानात्मक विकास के इनको जनक माना जाता है। तो आपसे कभी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो जीन पियाजे जी हैं। और इंटेलिजेंस थ्योरी पे इन्होंने 1922-23 में अल्फ्रेड बिनेट की मदद की थी, उनका साथ दिया था। उसके बाद इन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पर भी बात की थी। इसमें उन्होंने बात की कि बायोलॉजिकल, बच्चा कैसे बायोलॉजिकल प्रभावित होता है, हेरिडिटी का क्या रोल होता है, इसके 4 स्टेजेस क्या हैं, और ये किस एज में क्या स्टेजेस होता है, इसके बारे में इन्होंने बात की थी। इन्होंने सीधा कहा था कि बच्चा जो है वो एक एक्टिव लर्नर है, बच्चा जो है वो समाज में सक्रिय रूप से सीखता है। उसके बाद इन्होंने स्कीमा पे बात की। स्कीमा जो हमारी बुद्धि में, जो हमारी मेंटल में, जो हमारी सोच में चलती रहती है, सोच, वो से कहलाती है स्कीमा। स्कीमा 2 टाइप की होती है, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। अब जैसे हम बात करेंगे कि अडेप्टेशन की मदद कैसे हो जाती है। जैसे देखिए, हम अपने दिमाग में कोई सोच रहे हैं तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम उसके लिए मेन देखते हैं कि हम कैसे डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम, असंतुलन से संतुलन की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कीमा जो है वो 2 टाइप का होता है, साधारण और जटिल। उसमें आप देखेंगे कि अडेप्टेशन भी हमारे देखेंगे कि इसमें 2 टाइप का होता है, जैसे एजिमिलेशन और अकोमोडेशन। एजिमिलेशन मतलब आत्मसातीकरण, जो बच्चा देखता है सेम वैसे का वैसा सीख लेता है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं करता, वो कहलाता है आपका आत्मसातीकरण। और समायोजन मतलब अकोमोडेशन, अगर बच्चा कुछ देखता है और उसमें कुछ अपनी नई सोच, अपनी नई चीज़ों को उसमें शामिल करता है, कुछ उसको क्रिएटिव बनाता है, तो वो आपका कहलाता है समायोजन। जैसे अगर एक बच्चे को बोला कि दाल चावल, मान लो कोई मीना है, उसको मम्मी ने बोला कि बेटा दाल चावल खाना है, तो उसने क्या किया, उसने दाल और चावल को मिलाया और खाना शुरू किया। बट फिर उसकी मम्मी ने सिखाया, नहीं बेटा, दाल और चावल को स्पून से ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे खाओ। मतलब वो सीख गई कि दाल चावल को स्पून से ऐसे मिला के खाना है। फिर उसको रोटी दिया तो रोटी टाइम में भी वही कोशिश की, तो उसका मतलब क्या हो, उसने ऐसे के ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब उसने देखा कि दाल चावल को तो चम्मच से खाया जाता है लेकिन रोटी को नहीं, उसको फिर
उसने क्या किया, उसको अपने सोच में कुछ न्यू एडिशन की कि दो चीज़ को मिलाने वाली चीज़ों को वो चम्मच से खाएगी और बाकी को तोड़ के खाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप सीखने के लिए अगर आप एज इट इज़ उस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं तो वो आपका आत्मसातीकरण कहलाता है। मतलब आपने उसको साथ कर लिया, आपने उसको पूरा का पूरा एज इट इज़ अपना लिया। लेकिन आपने जो चीज़ सीखा उसमें अगर आपने कुछ चेंजेस किया, उसमें कुछ न्यू ऐड किया अपने पुराने लॉजिक से, अपने न्यू लॉजिक से, तो वो आपका अकोमोडेशन कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे जीन पियाजे के स्टेजेस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जीन पियाजे जी ने 4 स्टेजेस दी हैं। पहला स्टेजेस है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम कहा जाता है संवेदीगामक स्टेजेस। इसमें 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इसमें कहते हैं इसे प्री नेटल से बर्थ तक भी कहा जाता है। मतलब इसमें बच्चा एक्शन का रिफ्लेक्शन करता है, जो बच्चा देखता है उसी को बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद आपका आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये आता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष तक की एज में होता है। इसे टॉय एज भी कहा जाता है। तो इसमें बच्चा का जो विकास होता है बहुत तेज़ी गति से होता है, बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। थर्ड चीज़ आता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा 7 से 11 आयु तक सीखता है, जिसमें बच्चा को 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों को इसमें रखा जाता है मूल सक्रियात्मक में। उसके बाद आप कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। इसमें 11 से अधिक वर्ष, 11 से जितने वर्ष तक आपका लर्निंग होता है, विकास होता है, उस सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंसरी स्टेज, इसके अंदर दिखाया जाता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को, लक्ष्य निर्धारित। अगर बच्चे को कुछ चीज़ पाना है तो वो उस पर उसका ध्यान लगा रहता है। अगर उसको पता है कि जैसे 2 वर्ष का बच्चा, 6 महीने का बच्चा अगर किसी चीज़ को देख रहा है तो उसको उसे पाने के लिए वो हाथापाई कर, मतलब हाथ बढ़ाता है, किसी तरीके से लेने की कोशिश करता है। तो इसको हम बोलते हैं गोल एक्शन डायरेक्टेड बिहेवियर। फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव परमानेंस। कई बार आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव परमानेंस किस स्टेज से रिलेटेड है, तो आप वो उसमें याद रखिएगा कि सेंसरी मोटर से रिलेटेड है। वस्तु स्थायित्व, मतलब जो चीज़ बच्चा जैसा देखता है उसको वैसे ही देखता रहता है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। प्री ऑपरेशनल में आप देखेंगे कि इसके अंदर बच्चे में क्या क्या चीज़ें आती है। इसको फेरी टेल स्टोरी एज भी कहा जाता है, जिसमें कि आप देखेंगे 2.5 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे आते हैं। वैसे तो ये 2 से 7 वर्ष के बच्चे हैं, लेकिन इसके अंदर 2.5 से 3 वर्ष के बच्चे भी इंक्लूड होंगे, जिसे फेरी टेल स्टोरीज कहा जाता है। फिर जनरल थिंकिंग, मतलब सामान्य चिंतन, नॉर्मल जो चीज़ देखा उसी चीज़ के बारे में सोचा, वही चीज़ जाना। इमेजिनेशन, इसमें बच्चे की कल्पना शक्ति का अभाव रहता है। इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष में इमेजिनेशन नहीं कर पाता है। उसके बाद ईगोसेंट्रिक, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अहम केंद्रित होता है। मतलब ये चीज़ मेरा है तो मैं इसको कैसे ले लूँ, मेरी मम्मी, मेरे पापा। मतलब बच्चे में अहम की भावना होती है, वो किसी भी चीज़ को शेयर करना नहीं चाहता। इसमें रिवर्स की कमी, मतलब आप पुरानी चीज़ों को नहीं सोच सकते। अगर आप बच्चे को सिखाते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, तो वो 1 2 3 4 5 6 ही सीखेगा। वो 5 से पहले 4 आएगा या 5 के बाद 6 आएगा, वो चीज़ को रिवर्स करके आगे पीछे करके नहीं सीख सकता, इसकी कमी होती है। उसके बाद लॉजिकल कमी होती है, मतलब बच्चा तार्किक चीज़ों को तर्क नहीं दे सकता। अगर ये चीज़ क्यों हुआ, ये चीज़ कैसे हुआ, मतलब इसकी बच्चे में कमी रहती है। आप इसमें देखेंगे कि बच्चा जो है खुद से बात करता है। उसके बाद नाम लेने की अवस्था में वो अतार्किक सोच, सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इस एज में बच्चे की अतार्किक सोच होती है, जो चीज़ उसने देखा उसी के बारे में वो पूछता है। तो इसके अंदर आप ये 2 चीज़ आ गई आपकी। उसके बाद जैसे इसके अंदर प्री ऑपरेशनल के अंदर भी 2 चीज़ आती है आपकी, प्री कॉन्सेप्शनल और इंट्यूटिव। तो प्री कॉन्सेप्शनल में आप देखेंगे कि इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया, एक एनिज्म और एक इगोसेंट्रिक। एनिज्म मतलब जीववाद, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को देख के उसके बारे में बच्चा अंतर नहीं बता पाता है। मतलब अगर एक जीवित चीज़ है, एक अमूर्त चीज़ है, एक मूर्त चीज़ है, तो दोनों के बीच में बच्चा डिफरेंस नहीं बता पाएगा। उसके बाद रिवर्स की कमी रहती है, जैसे कि मैंने आपसे बात कर ली। उसके बाद इंट्यूटिव अंतर्दर्शी में होती है, 4 से 7 वर्ष के बीच में आते हैं। इसके अंदर बच्चा जोड़ना, घटाना, तर्क करना, आगे पीछे किसी चीज़ को सीक्वेंस वाइज लगाना, ये चीज़ करने की उसकी
कमी पाई जाती है, रिवर्सिबिलिटी की कमी होती है। थर्ड स्टेज हमारा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 7 से 11 वर्ष के बीच में हमने डिवाइड, मतलब जीन पियाजे ने डिवाइड किया था कि 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसमें बच्चा तर्क करना सीख लेता है, मतलब 7 से आप देखेंगे 9-10 साल के बच्चे किसी भी चीज़ को पूछना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ क्यों हुआ, ये चीज़ कैसे हुआ। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे बच्चा क्लासिफिकेशन भी सीख लेता है, मतलब अगर आप उसको 4-5 चीज़ें देंगे और उसको बांटने के लिए बोलेंगे इसको नंबर वाइज लगाओ, तो वो लगाना की कोशिश करता है, वो सीखने लगता है। इसमें बच्चा एक ही केंद्र पर फोकस नहीं करता, बहुत सारे केंद्रों पर फोकस करने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों में जो आगे पीछे करने की रिवर्सिबिलिटी की जो आप देखेंगे कि प्री ऑपरेशनल में कमी थी वह इसमें पूरी हो जाती है। इसमें बच्चा वो करना सीख लेता है, क्रम में चीज़ें लगाना सीख लेता है, आयतन मतलब लंबी चौड़ी चीज़ों में अंतर करना सीख लेता है, आयतन मापन के बारे में जानने लगता है। फिर हमारा फोर्थ स्टेजेस है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस। इसमें 11 वर्ष से अधिक के सारे बच्चे आते हैं। 11 वर्ष से आप इसको 60 वर्ष 65 वर्ष जहाँ तक बच्चे का विकास होता है, व्यक्ति का विकास होता है, वो सारे इसी में इंक्लूड होते हैं। यहाँ बच्चा अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है, मतलब जो चीज़ उसे नहीं देख रही है, जो अपने दिमाग में इमेजिनेशन कल्पना कर रहा है, उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा निगनात्मक चिंतन करने लगता है, जैसे कि हम जाते हैं निगनात्मक नियम से उदाहरण की और मतलब बच्चा यूज़ करने लगता है कि ये चीज़ कैसे किया जाएगा, कैसे वो रूल टू एग्जाम्पल्स की तरफ जाएगा, चिंतनशील होने लगता है बालक। तो जैसे आज फ्रेंड्स हमने बात की, आपने जैसे हमने स्टार्टिंग से बात की इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के डिफरेंसेस के बारे में, उसके बाद हेरिडिटी के नियम के बारे में, फिर हमारा वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट पे बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बाद हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स के बारे में बात किया और जीन पियाजे जी के 4 स्टेजेस के बारे में बात की। तो ये जो टॉपिक है, वैसे ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है और इसमें से आपको हर एक पेपर में 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, स्पेशली सीटेट में तो आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसका नॉलेज हो पाए और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो पाए। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपका मेरा बहुत जल्दी मिलेगा। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय।